16 अलग अलग महाजनपदों में देखेंगे तो सबसे पहला मगध ही एक ऐसा महाजनपद था जो सबसे पहले साम्राज्य बना, यानी कि मगध को सबसे पहले साम्राज्य बनने का मौका मिला। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, एक नहीं बल्कि अनेक कारण थे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सामाजिक कारण के बारे में, तो उनका समाज जो है रूढ़ी विरोधी समाज था। रूढ़ी विरोधी का मतलब क्या हो गया? ऐसा समाज जहाँ पे रूढ़िवादी विचार का कोई स्थान नहीं हो। अब हम लोग आर्थिक कारण के बारे में बात करेंगे। आर्थिक कारण में देखते हैं कि यहाँ पर जो है मगध में नदियों की अवस्थिति होने के कारण यह क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ था, जिस वजह से यहाँ का व्यापार और वाणिज्य काफ़ी विकसित हुआ। भौगोलिक कारण के बारे में बात करेंगे तो भौगोलिक कारण में देखते हैं ये जो पाटलिपुत्र है यानी पटना, यह गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम स्थल पर अवस्थित था, जिस कारण से यह सामरिक रूप से सुरक्षित था, यानी कि किसी भी अन्य क्षेत्र से मगध पर आक्रमण करना उतना आसान नहीं था जितना कि दूसरे जनपद पर। राजनीतिक कारण के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि साहसी और महत्वाकांक्षी शासकों की उपस्थिति थी। साहसी और महत्वाकांक्षी शासक जैसे कि बिंबिसार हो गए, अजातशत्रु हो गए, महापद्मनंद हो गए, ये लोग जो है काफ़ी साहसी और शक्तिशाली थे और महत्वाकांक्षी भी थे। सैन्य कारण को देखें तो ये जो है विशाल सेना, मगध में जितने भी शासक हुए वो विशाल सेना रखते थे और अपने सेनाओं में हाथियों का प्रयोग करते थे, जो कि उस समय बिल्कुल नई बात थी। यह भी एक कारण है जिसके वजह से मगध जो है सबसे पहले साम्राज्य बना। नमस्कार साथियों, मैं विक्रांत स्वागत करता हूं आपका जर्मिनेशन से। हम लोग मगध इतिहास को जानने के क्रम में मगध में विभिन्न राजवंशों के बारे में एक एक करके देखते जा रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं नंद वंश के बारे में, तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शिशुनाग वंश के आखिरी शासक नंदीवर्धन को महापद्मनंद ने समाप्त करने के बाद नंद वंश की स्थापना की, यानी कि हम कह सकते हैं महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश को अंत करने के पश्चात नंद वंश की स्थापना 344 ईसा पूर्व में की थी। और इन्होंने कलिंग को भी विजित किया था, यानी कलिंग क्षेत्र को भी जीता था और वहां से जिन की मूर्ति को उठा लाया था। यहाँ पे जिन की मूर्ति का संबंध महावीर की मूर्ति से है। पुराणों में उसे सर्व छत्रांतक कहा गया, इसका मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। और महाबोधि वंश यानी कि सिंघल साहित्य में उसे उग्रसेन कहा गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि महापद्मनंद ने एक राट की उपाधि धारण की थी, एक राट की उपाधि। और सिंघल साहित्य के अनुसार महापद्मनंद के पश्चात उसके 8 उत्तराधिकारियों ने मगध पर शासन किया था, जिसका नाम क्रमशः पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशानक, दससिद्धक, केवर्त और धनानंद था। धनानंद जो है नंद वंश का आखिरी शासक है। धनानंद सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर उस समय का महान योद्धा था। जिस समय मगध पर धनानंद का शासन था उसी समय यानी कि 326 ईसा पूर्व में भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। चाणक्य जो कि एक अर्थशास्त्री होने के साथ साथ गुरु भी थे, जिसको अपमानित करने का काम धनानंद ने किया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसे ही नहीं बल्कि पूरे वंश को समाप्त होना पड़ा। और इस प्रकार जो है मौर्य वंश की शुरुआत हो जाती है। हम देखते हैं कि इतिहास में भी गुरुओं का अपमान करने वाला खुद का नहीं बल्कि अपने पूरे वंश का विनाश कर देता है। इसलिए हम लोगों को गुरु का भी सम्मान करना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर देख के अच्छा लगा होगा। तो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।